नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव स्पीच। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा से आरक्षण बढ़ाने का बिल पास करा दिया। ऐतिहासिक दिन, बिहार में अब आरक्षण 75%, 75% और यह आरक्षण की लड़ाई अब पूरे देश में जाएगी। देखिए, समर्थन बीजेपी ने भी दिया है, तमाम पार्टियों ने दिया है, लेकिन इसके आगे क्या होगा? अब तो नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव आरक्षण के मसीहा बन गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि बीजेपी जिसने सदन के भीतर इसे समर्थन दिया, क्या राज्यपाल इतनी आसानी से मंजूरी दे देंगे? अब घंटे की बात होगी, मिनटों की बात होगी। देखिए, झारखंड में राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। छत्तीसगढ़ में मामले को लटकाए रखा गया है। तो नीतीश कुमार और लालू यादव जो आरक्षण के मसीहा माने जाते हैं, वे इस मामले पर छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह चुप बैठने वाले नहीं होंगे। वे जनता के बीच जाएंगे। देखिए, बीजेपी वालों की चाल क्या है। और जेडीयू वालों ने, आरजेडी वालों ने कहना भी शुरू कर दिया कि देखिए, आज से ही पूरे देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वे तुरंत मंजूरी दें, नहीं तो उनका चाल चरित्र क्या है। बीजेपी कहती है देश में दो ही जातियां, अमीर और गरीब। तो बीजेपी को फंसा दिया लालू यादव और नीतीश कुमार ने। अब क्या करेगी बीजेपी? यदि बिहार में मंजूरी मिलती है तो पूरे देश में मंजूरी देनी होगी। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि यदि हम केंद्र में सरकार में आते हैं तो जातिगत गणना कराएंगे। और इसके बाद क्या? इसके बाद वही जो बिहार में हुआ। तो अजीत जी, बीजेपी तो फंस गई दिखती है। सदन के भीतर समर्थन देकर भी अब घंटा और मिनट का सवाल होगा बिहार में। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अब बीजेपी को इस बिल को किसी तरह से कानून बनवाना होगा किसी तरह से। अब ये बिल पास हो गया और दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इसको राज्यपाल की मंजूरी चाहिए होगी। वहां इस बिल को कानून बनाने के लिए बीजेपी के मदद की जरूरत है। उसके बाद जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो वहां भी बीजेपी के मदद की जरूरत होगी। वहां भी ये देखना होगा कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। भारत सरकार के जो कानूनी अधिकारी हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल जाएं या सॉलिसिटर जनरल जाएं, वो क्या स्टैंड लेते हैं वहां इस बिल को लेकर के। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। ये हम भी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं मोटे तौर पर इस बात को कि अब एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा है। क्योंकि अब ये आरक्षण की व्यवस्था अगर ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी को 65% आरक्षण दे देंगे तो इससे उनका कितना भला हो जाएगा, इसको लेकर के कोई आश्वस्त नहीं है। सबको पता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ 1.5% सरकारी नौकरी है और पूरे बिहार के 5% से भी कम लोग नौकरियों में हैं, सरकारी और गैर सरकारी सब मिला करके। तो वो कितना बड़ा मुद्दा है वो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा होती रहेगी। असली मुद्दा इस पर राजनीति का है। तो राजनीति अब पूरे देश में होगी, बल्कि वो राजनीति शुरू हो गई है और मजबूरी में घसीट करके जो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं, जिनको इंडिया नाम रखा है, जिसको बीजेपी के लोग इंडी अलायंस कहते हैं, उन लोगों ने घसीट करके बीजेपी को अपनी पिच पर वो लोग ले आए हैं कि बीजेपी को भी ये राजनीति करनी पड़ेगी। तभी बीजेपी ने विधानसभा में, विधानमंडल में इस बिल का समर्थन किया और आम सहमति से बिल पास हुआ है। अब आगे ये समर्थन बीजेपी को जारी रखना होगा। बीजेपी, ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब इससे पीछे नहीं हट सकती है। अभी हम लोगों ने कल इस पर चर्चा की थी कि झारखंड में, तो अजीत जी, इसका मतलब तो ये है, राजनीतिक मतलब ये है कि पहली सफलता नीतीश कुमार और लालू यादव ने हासिल कर ली है कि बीजेपी को पीछे पीछे चलना होगा। बीजेपी का जो स्टैंड रहा है कि देश में दो ही जाति, गरीब और अमीर, ये नहीं, जातियों में गरीबी है और जातियां देखकर कल्याणकारी नीतियां बनानी होगी। तो घसीट तो लिया ना जो आरक्षण के चेहरे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव कि अब बीजेपी मेरे पीछे आओ। ये इस पूरे बिल का मकसद ही यही था। क्या है कि अभी तक जो पिछले 9 साल की पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उसमें बीजेपी एजेंडा सेट करती है, बीजेपी के एजेंडे पर चुनाव होता है, विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करना होता है, उस पर प्रतिक्रिया देनी होती है। खेल के नियम बीजेपी बनाती है और बाकी सारी पार्टियों को उस नियम से खेलना होता है। आप पिछले जितने चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों को आप देखिए, एक बार जब 2015 का विधानसभा अपवाद छोड़ दीजिए तो
हर नियम बीजेपी तय करती है, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा तय करना हो, हिंदुत्व का मुद्दा तय करना हो, मजबूत नेतृत्व का मुद्दा तय करना हो, गुजरात मॉडल दिखा करके विकास का मुद्दा तय करना हो, जो भी था वो मुद्दा बीजेपी तय करती थी। ये पहली बार हो रहा है जब मुद्दा नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं। उन्होंने एजेंडा सेट किया है कि ये एजेंडा है जाति गणना, पहला एजेंडा जो पहला कदम था, और उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाना ये दूसरा कदम था, दूसरा एजेंडा। तो ये एजेंडा सेट कर दिया है जेडीयू और आरजेडी ने। बीजेपी उस एजेंडे पर रिस्पॉन्ड कर रही है, बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। जब 2021 में जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब भी जो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था प्रधानमंत्री से मिलने, और जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों गए थे, उसमें भी बीजेपी के नेता गए थे। तो एक मजबूरी में, हाँ गए थे जनक बिल्कुल, राम, तो बीजेपी एक एजेंडा मजबूरी में। बीजेपी एजेंडा टो कर रही है। जो एजेंडा आरजेडी जेडीयू का है, उस एजेंडे पर पीछे पीछे चलने को मजबूर हो गई है बीजेपी। और वो इसलिए हो गई है क्योंकि अब वो मजबूरी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जातीय गणना के जो आंकड़े आए हैं उससे एक बड़ा नंबर आया है। 63% पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां हैं। अब इसको हिंदू पिछड़े और हिंदू अति पिछड़े करेंगे तो वो संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, वो संख्या 50-52% पर आ जाएगी, 53% पर। लेकिन वो भी एक बड़ा आंकड़ा है, और वोट उसी का है, और वही वोट चुनाव जीत हार का फैसला करेगा। तो अगर चुनाव जीतना है तो इस लाइन पर रहना होगा। एक तो सबसे पहली बात ये तय हो गई है। अगर ये मामला इसको लागू होने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है कि वो इसका समर्थन करे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेगा तो वहां भी इसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी। पहले दिक्कत होती थी, पहले कई जगह जब जाटों के आरक्षण का मामला आया या मराठों के आरक्षण का मामला आया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन एक ड्रॉ की थी, और उसने कहा था कि आपके पास क्रेडिबल आंकड़े नहीं है, जो भरोसेमंद और जिसको क्वांटिफाइबल डाटा कहा गया, वो क्वांटिफाइबल डाटा आपके पास नहीं है। तो बाद में कमिटीज बनाई स्टेट्स ने और आंकड़े जुटाए। बिहार में ये ऑलरेडी एक पूरे व्यापक स्तर पर जाति गणना का वो कमेटी बना करके जाति गणना कराई गई है, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया है। तो अब उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह आरक्षण की सीमा बढ़ी है, और उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में ये जाहिर हुआ है कि अत्यंत पिछड़ी जातियां जो हैं वो ज्यादा कमजोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो भी आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर हैं, अनुसूचित जनजाति भी आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर है। इसलिए आरक्षण की ये व्यवस्था करनी है, और इसको अब चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि क्वांटिफाइबल डाटा है, भरोसेमंद आंकड़ा है, जिस आंकड़े के आधार पर इस अगर चुनौती दी जाती है तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मंजूरी मिल जाएगी। तो ये अब इसका कानून बनना लगभग तय हो गया है, और इसके बाद अब इस पर राजनीति होगी। बीजेपी का राजनीतिक स्टैंड क्या होगा, बीजेपी का राजनीतिक दाव क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी इसमें। जी हाँ जी, आप कह रहे हैं दांव देखने वाली बात होगी। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी ने भी अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है ज्ञानेश्वर जी, और उसको पता था। ये ऐसा नहीं है कि इस आरजेडी जेडीयू की सरकार के जो इसका जो स्टैंड था, जो कदम उठाए जा रहे थे, उसको बीजेपी नहीं भांप रही थी। ऐसा नहीं, बीजेपी समझ रही थी कि ये अंतिम किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, किस नतीजे पर ये बात पहुंचेगी, ये बीजेपी को पता था। तभी बीजेपी ने भी एक स्टैंड लिया है, जो हम छत्तीसगढ़ में कहा अमित शाह ने कि हम जाति गणना के विरोधी नहीं है। फिर उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कहा कि हम साथ में थे जब इस बात का फैसला किया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। तो और एक बात जो दिल्ली में हम अभी सुन रहे हैं, जो बहुत भरोसेमंद सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है सरकार की तरफ से और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ये है कि बहुत संभव है कि जब अगली जनगणना हो, उसमें भारत सरकार भी जातियों की गिनती कराए। ये बहुत संभव है। तो भारत सरकार भी जातियों की गिनती कराएगी। ये बात बार बार अमित शाह कह रहे हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, और जनगणना का विभाग भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है। वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी इसकी विरोधी नहीं है, या बीजेपी ने बिहार में जाति गणना वाले फैसले में बीजेपी ने समर्थन दिया था। तो उसके आधार पर ये खबर आई है हम लोगों के पास कि सरकार भी जनगणना जब होगी, जो 2021 की जनगणना थी, जो
कोरोना की वजह से नहीं हो सकी, जिसकी सारी तैयारी हो गई थी। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना कराई जाएगी। तो तुरंत बाद तो जनगणना होनी है, जी हो सकता है कि उसके बारे में कुछ घोषणाएं पहले हो जाएं। 24 के लोकसभा चुनाव के पहले हो सकता है कि कुछ घोषणा कर दी जाए, और वो घोषणा ये हो सकती है कि अगली जनगणना जब होगी उसमें जातियों की गिनती होगी। ये घोषणा 2024। ठीक है, ठीक है अजीत जी, जातियों की गिनती तब होगी, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि यदि बीजेपी कोशिश करती है और बीजेपी सच में साथ देती है तो बिहार में आरक्षण बढ़कर 75% हो जाएगा। तो बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है यह कहता रहा है अमीर और गरीब दो ही जाति है, लेकिन अब तो जातियों के भीतर गरीबी देखी गई। दूसरी बात, यदि बिहार में 75% का आरक्षण लागू हो जाता है तो फिर झारखंड में जो नामंजूरी हुई, छत्तीसगढ़ में जो लटका हुआ है, इसे भी बीजेपी को तुरंत लागू करना होगा। नहीं करेंगे तो वहां की सरकारें, वहां की पार्टियां, झारखंड में हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, अब पता नहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। और सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं होगी, पूरे देश में यह मसला उठेगा कि यदि ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण बिहार ने बढ़ाया है, बिहार ने एक रास्ता दिखाया है, तो पूरे देश में यह मांग उठेगी। फिर बीजेपी के लिए तो परेशानी ही परेशानी है। 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा तो यही बनता दिख रहा है। जी ये बन गया है बीजेपी, ये जाति गणना और आरक्षण ये जी बड़ा मुद्दा है अगले चुनाव का। और ये इसकी टाइमिंग आप देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी टाइमिंग है। अगले ये जनवरी में वो उसकी तारीख आ गई है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसमें रामलला की 22 प्राण जनवरी। प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। और वो 10 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। आरएसएस और बीजेपी पूरे देश में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, और उन्होंने लोगों से कहा है कि सारे लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो जहां है वहीं अयोध्या बनाए, उस जगह को अयोध्या बनाए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े। तो एक तरफ हिंदुत्व का इतना बड़ा जो, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 550 साल बाद रामलला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। तो जिस समय बीजेपी का ये अभियान चल रहा है, उसी समय मंडल की जातियों ने, मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियों ने जाति के राजनीति का राग छेड़ा और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। वो बिहार में हुआ। विधानसभा से इसका वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का पहले जातियों की गिनती करके और एक क्वांटिफाइबल डाटा, एक भरोसेमंद आंकड़ा पेश किया गया कि ये जातियों की संख्या है, और जातियों के भीतर ये गरीबों की संख्या है। जो जितनी पिछड़ी जाति है, जित सामाजिक जी शैक्षणिक रूप से जितनी पिछड़ी जातियां हैं, आर्थिक रूप से वो उतनी ज्यादा गरीब हैं। इस बात को आंकड़ों के जरिए बिहार सरकार ने अब दिखा दिया। तो अब हिंदुत्व की राजनीति के बरक्स आपको जाति की राजनीति है, मंडल की राजनीति है। आपने, हमने सबने देखा है कि 90 के दशक में ये दोनों राजनीति एक दूसरे के कंट्रास्ट में थी, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी थी, और इनको माना जाता था कि ये समानांतर लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती है। मंडल की राजनीति के विरोध में ही कमंडल की राजनीति जी हुई, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे। लेकिन अब ये दोनों का जो के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब जातियों की राजनीति कर रही है। हिंदुत्व का एक व्यापक, उसका जो व्यापक बड़ी छतरी है, उस छतरी के भीतर वो जातियों की राजनीति कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। और ये बीजेपी दोनों काम एक साथ करती रहेगी। हाँ, उसके सामने दुविधा जरूर होगी कि वो किस तरह से, जब राज्यवार सारे स्टेट अपना जाति गणना करके और आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, तो उसको एक स्टेट को अगर मंजूरी देते हैं तो बाकी स्टेट में आप नहीं रोक सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी, यही तो असली परेशानी है, यही तो असली चुनौती है बीजेपी के सामने। और इसी पर तो विपक्ष, कांग्रेस और जो जितनी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह भाजपा को घेरने के लिए तैयार बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। ये जी चुनौती है, स्टेट वाइज आरक्षण की चुनौती है। स्टेट वाइज आरक्षण की चुनौती का ये मतलब जी है कि अब अगर अभी जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से मराठों का आंदोलन हुआ, तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की अगर बात हो गई और वहां भी क्वांटिफाइबल डाटा जुटाने के लिए एक कमेटी बनी थी एक हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में, और उसकी रिपोर्ट आ गई है जिसके आधार पर मराठों का आरक्षण बढ़ाना है, तो मराठों को आप आरक्षण देंगे। पहले अगर जी आरक्षण की सीमा अगर एक बार टूट जाती है कि कोई 50% और 60% की सीमा बहुत सैक्रोसेंट नहीं है। आपको ध्यान होगा
ये जो 69% तमिलनाडु में जो आरक्षण है, वो नरसिंह राव की सरकार थी केंद्र में और जयललिता वहां मुख्यमंत्री थी, तो केंद्र और राज्य दोनों ने मिल करके किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो वो 69% आरक्षण वहां लागू हो गया और आज तक चल रहा है। 58% का आरक्षण चल रहा है छत्तीसगढ़ में भी। तो ये 65% का आरक्षण भी चलेगा ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए। तो स्टेट वाइज जो चीजें आएंगी, राज्यवार जो आएंगी, जैसे आंध्र प्रदेश ने अभी जाति गणना का आदेश दिया है, वहां भी जाति गणना आ जाएगी। वहां अगले साल चुनाव है लोकसभा विधानसभा का, दोनों एक साथ, तो उसके पहले आंकड़े आ जाएंगे। हो सकता है वो भी आरक्षण की सीमा बढ़ाएं, तो स्टेट वाइज आरक्षण हो जाएगी मंजूरी। चुनौती भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी ये आएगी जब उस पर ये प्रेशर बढ़ेगा कि आप केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में दाखिले के लिए जो नियम है उसमें भी आरक्षण बढ़ाइए। राज्यवार आरक्षण बढ़ाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। असली चुनौती ये आएगी कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, उसके जो पीएसयू की नौकरियां हैं, उसके जो केंद्रीय संस्थान है, उन सब में भी आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। वहां आरक्षण की सीमा सबको पता है, वो 50% के नीचे है। 49.5% भारत सरकार की नौकरियों में आरक्षण है और 10% ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण हुआ है वो है। तो भारत सरकार के ऊपर दबाव होगा कि आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। और हमको लग रहा है, ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार में ये करने के बाद नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बात का आंदोलन शुरू करेंगे कि अब भारत सरकार नौकरी आरक्षण की सीमा बढ़ाए, भारत सरकार भी जातियों की गिनती कराए। और ये सबसे बड़ा प्रेशर होगा। इसका काउंटर हिंदुत्व के मुद्दे के साथ बीजेपी कैसे करती है या अपना ओबीसी का लीडरशिप दिखा करके करती है। ये दो चीजें अभी बीजेपी के पास, दो चीजें हैं उनके पास। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएं कि भाई आप राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक रूप से तो हम इंपावर्ड कर ही रहे, चूंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और हमारी सरकार के मंत्रियों में भी 27 मंत्री हैं, टोटल 35% ओबीसी के मंत्री बना रखे हैं हमने। और दूसरा, हिंदुत्व का व्यापक नैरेटिव सेट करना कि हिंदुत्व की राजनीति हम कर रहे हैं और उस हिंदुत्व की राजनीति को मतलब हमारे सामने जो बड़ी चुनौती है वो चुनौती है जो जिसको बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो चुनौती है हिंदुत्व बनाम इस्लाम की और हिंदू बनाम मुसलमान की जो लड़ाई है, वो बड़ी चुनौती है। और आप देखा होगा कि जब से इजराइल पर हमास का हमला हुआ है और उसके वीडियो इतने घुमाए जा रहे हैं, इतने दिखाए जा रहे हैं कि किसी समय भारत के लिए ये स्थिति बन सकती है। अभी आज के अखबार में, आज 9 तारीख को, 9 नवंबर के अखबार में हमने देखा कि कई अखबारों में ये खबर है कि हमास जैसा हमला करने के लिए कई आतंकवादी संगठन ड्रोन्स जुटा रहे हैं और जो एरियल अटैक करने के लिए जो चीजें होती हैं वो जुटा रहे हैं। तो ये एक तरह का नैरेटिव, सिक्योरिटी का नैरेटिव, बड़ा नैरेटिव बनेगा कि हमारे आसपास इस तरह के देश हैं, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो स्टेट से अलग हटके और अपनी सत्ता चलाते हैं। तो उससे खतरे में है हिंदुत्व, खतरे में है हिंदुस्तान, खतरे में है देश की एकता और अखंडता खतरे में। ये जो नैरेटिव है नेशनल सिक्योरिटी का और धर्म का, ये बीजेपी के पास एक बड़ा तुरुप का पत्ता है, ट्रम्प कार्ड है उसका। और राम मंदिर का मुद्दा है। और उसके बाद जब इस राजनीति में घुसेगी बीजेपी, जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और बीजेपी ने जो ग्राउंड, नहीं ठीक है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। आपने एक बात कही कि लालू यादव और नीतीश कुमार दिल्ली कूच करेंगे, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भी कहेंगे कि आरक्षण बढ़ाइए। लेकिन हम उन राज्यों की बात भी करना चाहते हैं जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? जातिगत गणना कराएंगे? मनोहर लाल खट्टर क्या करेंगे? हरियाणा में गणना कराएंगे? त्रिपुरा में क्या होगा? असम में क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या होगा? यह तो बीजेपी के लिए, और जेडीयू आरजेडी ने तो कहना शुरू कर दिया है कि केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है 2024 में। कहीं 1998 वाली स्थिति जो 2004 में दिखाई पड़ी, साइनिंग इंडिया वाली स्थिति, वैसी स्थिति में तो केंद्र सरकार फंसी हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी तो फंस गई है इस मामले में, लेकिन निकलने के हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसकी पॉलिटिक्स क्या होगी, इस पर जो आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी। देखिए, राज्यों की अगर राज्यवार देखें तो राज्यों की स्थिति, हर राज्य की स्थिति बिहार जैसी नहीं है। बिहार में जितनी बड़ी संख्या में ओबीसी और ईबीसी की आबादी है और जातीय चेतना जिस तरह का है, जिस तरह की जागरूकता है, सजगता है, वो हर राज्य में नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, वहां योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि हम जाति गणना नहीं कराएंगे। तो जाति गणना नहीं कराएंगे तो फिर आरक्षण भी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं।
जी, वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। अभी हम्म, कहने के लिए भले ये कहा जा रहा है कि वहां भी गिनती हो जाए तो बिहार जैसे ही आंकड़े आएंगे, लेकिन बिहार जैसे आंकड़े नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश जी, में जो सवर्ण आबादी है वो ज्यादा है। वो मुस्लिम छोड़ दें, हिंदू सवर्ण आबादी भी 20% होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वहां वहां अलग ही जी, नैरेटिव है। वहां अगर मान लीजिए कि राम मंदिर का भी हम्म, मुद्दा बन रहा है। राम मंदिर अभी आप देखिए, जो दीप सजाए जाएंगे, 25 लाख दीप सजाए जाएंगे, दीपोत्सव होगा दिवाली पर, फिर जनवरी भर पूरा अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा चलेगा। और उसके साथ साथ एक पंडोरा बॉक्स जो खुलना होता है वो खुल गया है, काशी और मथुरा का। तो वहां की राजनीति बिल्कुल अलग होगी। वहां जी, इस तरह का टकराव है। कम्युनल लाइन पर बहुत ही डिवाइडेड स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो वहां ये चीज हो सकता है कि अपील न करे। दूसरी बात है, जो बिहार में हम्म, बीजेपी, जब सवर्ण नेता थे बीजेपी के सारे, उस समय एक पिछड़ी जाति की राजनीति की एक अलग धारा चलती थी। उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा था। उत्तर प्रदेश में उस अत्यंत पिछड़ी जाति की राजनीति का नेतृत्व भी बीजेपी ही करती है। वहां बिहार जैसे हालात नहीं है। वहां जी, बिल्कुल, जब जिस समय मुलायम सिंह यादव के पैरेलल जो नेता थे वो कल्याण सिंह थे, जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे। तो वहां ऐसा नहीं था कि बीजेपी बिहार में जब लालू यादव थे तो उसके नेतृत्व, उनके मुकाबले सामने सवर्ण नेता थे बीजेपी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के मुकाबले अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता थे। और जो 3 सबसे बड़े चेहरे उस आंदोलन से, जी, राम मंदिर के आंदोलन से जो निकले हुए हमको दिखाई देते हैं, उसमें कल्याण सिंह थे, विनय कटियार थे और ओम प्रकाश सिंह थे। ये तीनों पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता थे। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स कर रही है। वहां पहले से उसने अपना आधार बनाया हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आप देखिए कि पिछले 20 साल से, जब से 18 उसका राज रहा बीजेपी का, उसने सिर्फ पिछड़े मुख्यमंत्री बनाए। तो वहां ये नहीं कह सकते हैं कि अगला पिछड़ा में दूसरा कोई लीड नहीं ले सकता है। बीजेपी कांग्रेस आप 30 साल का देखें तो, 32 जी, साल का, 30 साल का, तो वहां दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री थे, राजपूत समाज के थे। और दूसरी बार जब कांग्रेस को मौका मिला तो कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए, जो पंजाबी खत्री समाज के आते हैं, अगड़ी जाति के हैं। और बीजेपी को मौका मिला इस दौरान तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया उमा भारती को, लोध जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति के हैं, बाबूलाल गौर को जो यादव समाज के थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को जो कुरुबा जाति, माफ करिएगा, वो जो किराड़ जाति से आते हैं, वो भी पिछड़ी जाति के हैं। तो ये तीनों मुख्यमंत्री उसके पिछड़ी जाति के हैं। तो उसमें वहां की स्थितियां अलग होंगी। वहां ये तमाम आंदोलन होगा, ये जाति की गिनती कराइए, आरक्षण बढ़ाइए, लेकिन वहां इंपैक्ट उस तरह का नहीं होना है जिस तरह का इंपैक्ट बिहार में है। तभी हमने कहा, तभी नहीं, हमने ठीक है कहा जी, कि अब केंद्र जी, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग एक वो बड़ा मुद्दा दिख रहा है, जो बिहार के दोनों पिछड़ों के जो मसीहा हैं, जिन्होंने 30 साल से ये राजनीति को साधा हुआ है, 33 साल से, वो इस पर फोकस करेंगे। चलिए इस पर फोकस करेंगे। लेकिन देखिए, जब पिछड़ी जातियों की बात कर रहे थे, पिछड़ी जातियों की बात कर रहे थे, तो आपने सवर्ण जातियों की चर्चा भी कर दी। और बिहार के संदर्भ में कहें तो बिहार के सवर्ण जो हैं अब तक एनडीए के वोटर माने जाते हैं। कई लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर हैं, जिधर भाजपा उधर ही ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत टैक्टिकल वोटिंग कर लेते हैं। लेकिन अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर। अब तो वो बात खत्म हो गई कि हाँ, दो ही जाति, गरीब और अमीर, आर्थिक आधार पर आरक्षण। अब तो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, वही डफली बीजेपी भी बजा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्ष पिछड़ा अति पिछड़ा, तो क्या सवर्ण अपने को आजाद करने की कोशिश करेंगे, स्वतंत्र फैसले लेंगे, उम्मीदवार देखकर फैसले लेंगे, या फिर उसी नीति पर वह आगे बढ़ते रहेंगे बिहार के संदर्भ में? नहीं, वो निश्चित रूप से अब तो पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया ना, पूरी पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल गई वहां। देखिए, अब जैसे छत्तीसगढ़ में उस तरह का नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ के जैसा बिहार में नहीं किया गया। बिहार में भी एक आशंका ये जताई जा रही थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से घटाकर 4% कर दिया है, कि सवर्ण की आबादी कम है और उसमें जो है उसमें गरीब बहुत कम है, इसलिए 4% आरक्षण देंगे। बिहार ने वो नहीं किया है। बिहार ने 10% आरक्षण बनाए रखा है ईडब्ल्यूएस का। जबकि जो जाति गणना के आंकड़े हैं उसमें 15.5% ही अगड़ी जातियां हैं। तो 15.5% अगड़ी जातियों के लिए 10% आरक्षण तो बहुत होता है। जो अत्यंत पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या 63% है, उनके लिए 43% आरक्षण है। तो और सवर्ण जातियां जो हैं वो 15.5% है, उनके लिए आरक्षण 10% है।
तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी इसका पूरा ख्याल रखा है कि सवर्ण नाराज ना हो, सवर्ण एक तरफा जी वोट न करे। ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ है तो वो हमारी जाति की राजनीति की वजह से वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ चला जाए। इन लोगों ने बहुत ख्याल रखा है इसका कि 10% आरक्षण को कायम रखा है। तो इसलिए सवर्ण के सामने, सवर्ण जो मतदाता हैं, जो उनके सामने कोई दुविधा नहीं है कि वो कोई भी पक्ष चुन सकते हैं। अगर इन लोगों ने आरक्षण कम किया, हाँ, कोई भी अगर पक्ष चुन सकता है। आरक्षण कम कर दिया होता यहाँ ईडब्ल्यूएस का, तब फिर उनको दुविधा नहीं रहती, फिर तो बीजेपी की तरफ जाते हो। जी लेकिन ये भी अब समान रूप से आरक्षण को कायम रखा है, 10% आरक्षण को, तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं है कि राजनीतिक रूप से भी अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल अपने कास्ट का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरजेडी के साथ भी जाए, जेडीयू के साथ भी जाए, जहां से जो उसको टिकट उसको दे रहा है उसको वो समर्थन करेंगे। और आप ये तय मान के चलिए कि अब बीजेपी भी पहले की तरह ऐसा नहीं है कि खुले हाथ से सवर्णों को टिकट बांटते जा रही है। कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे लोकसभा में पिछली बार बीजेपी जी को 17 सीटें मिली तो 5 टिकट राजपूत को दे दिया, वो बीजेपी भी अब नहीं करने जा रही है। क्योंकि अब जातीय चेतना ज्यादा जग गई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। जो जाति की गिनती हुई है और आरक्षण की घोषणा हुई है, उसके बाद नए सिरे से एक जातीय चेतना जागृत हुई है और उसका ख्याल हर पार्टी को करना होगा। तो फिर तेजस्वी यादव ने तो कह भी दिया है कि देखिए, भूमिहारों से कहा कि मैं आपके साथ दिल से दोस्ती करना चाहता हूं, दिमाग से नहीं। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। और देखिए, अब ओबीसी जातियों की बात तो हो रही है, लेकिन प्रभुत्व तो दिखा है ईबीसी जातियों का। तो ये जो प्रभुत्व बढ़ा है, तो हमें ये तो यह भी लग रहा है कि राजनीतिक हिस्सेदारी ओबीसी जातियों की कम होगी और ईबीसी वालों को अधिक होगी। मतलब जाहिर तौर पर जब उनकी आबादी अधिक है, 36% है, और उनकी हिस्सेदारी कम है और पूरा नारा ही है, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में तो ईबीसी वालों की लॉटरी तो लग सकती है ना। शुरू कर दिया बीजेपी ने। अमित शाह ने खुद ही कहा, मुजफ्फरपुर की सभा में कहा कि भाई आप लोग तो फिर प्रतिनिधित्व दीजिए ईबीसी को। जो दोनों बड़े भाई छोटे भाई राजनीतिक सत्ता संभाले रहे, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पिछड़ी जाति के हैं। और यही दोनों जातियां पिछले 33 साल से हैं। बीच में 9 महीने 10 महीने का कार्यकाल आप अगर जीतन राम मांझी का छोड़ दे तो अब तो ये दबाव बीजेपी इस बात की राजनीति कर सकती है कि हम बीजेपी ये दाव चल सकती है और हमको इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। ज्ञानेश्वर जी, अगर बीजेपी चुनाव के पहले कोई चेहरा अनाउंस कर दे अत्यंत पिछड़ी जाति का, कि ये हमारा अत्यंत पिछड़ी जाति का चेहरा है, अत्यंत पिछड़ी जाति ये अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट, ये झगड़ा तो तब लगेगा जब अत्यंत पिछड़ी जातियों के मन में ये बात बैठाई जाए कि भाई तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन राज तो फिर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। राज तो फिर भी उनके पास है जिनकी आबादी तुम्हारे से कम है। 36% बनाम 27% का है मामला। तो 27% में जो लोग हैं, और उसमें भी एक 14% और एक 3% वाले का मुख्यमंत्री रहा 33 साल। तो भाई अब आप इन पर दबाव बना सकती है बीजेपी ये कह के कि आप अत्यंत पिछड़ा बनाइए, नहीं तो हम तो बनाने जा रहे हैं अत्यंत पिछड़ा। तो ये जो चलिए, तो अत्यंत पिछड़ा बनाने जा रही है जी जी। तो फिर तो नेतृत्व, जो नए नेतृत्व सामने आएंगे, यह बात तो तय है ना, क्योंकि अभी जो नेतृत्व है दोनों ही तरफ वो ओबीसी जातियों का है। ईबीसी का नेतृत्व तो दिखता ही नहीं। वो नेतृत्व ले आ देगी ना बीजेपी, वो नेतृत्व ले आ सकती है बीजेपी के पास। अब इस तरह अगर ये राजनीति अब स्टैब्लिश होगी कि यही राजनीति होनी है, तो बीजेपी तो हर दिन हर घंटे फीडबैक लेती है। उसकी सर्वे की एजेंसियां काम कर रही होती हैं, ग्राउंड लेवल से जो उसको फीडबैक मिलेगा। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा से 15-20 दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। 2-2 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं लोग। तो लोधी जाति का मंत्री बनाया गया क्योंकि उसमें एक मैसेज था कि इस जाति के लोग नाराज हैं बीजेपी से, उमा भारती नाराज है, तो उसका एक मंत्री बना दिया गया वहां ले आकर के। तो इस तरह का काम अभी, या आप इस किसी भी संभावना से इनकार मत करिए कि चुनाव के बाद अगर ये सारे आंकड़े आ गए हैं और अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आते हैं, उसके बाद क्या पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का विस्तार करें और कोई अत्यंत पिछड़ा नेता उसमें मंत्री बनाए। वो एमपी नहीं हो तब भी उसको मंत्री बनाए। तो ये एमपी नहीं हो तब भी मंत्री बनाए। अगर अत्यंत पिछड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव अगर बीजेपी को बनाना है, जो बनाएगी ही बीजेपी, जो कहना शुरू कर दिया, जो अमित शाह ने कहा मुजफ्फरपुर में, तो वो ऐसे अनायास तो नहीं कर रहे हैं। उनके पास भी इस बात की फीडबैक है कि अगर अब इसमें रास्ता यही है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को पिछड़ी जातियों से अलग किया जाए।
और जब 90 के दशक में लालू यादव पिछड़ी जातियों के मसीहा थे, उसके बाद से गंगा जी में बहुत पानी बह गया बिहार में। लंबे समय से अब वो सिर्फ यादव मुसलमान के नेता बिल्कुल थे। और उसी तरह से नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जातियों में और महादलित की कुछ जातियों के नेता रहे। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग उस तरह से की। तो ये दोनों मिला करके एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनता है कि एक तरफ मजबूत एमओआई का समीकरण, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चेहरा जिसके साथ अत्यंत पिछड़ी जातियां और कुछ महादलित जातियां, कमजोर और वंचित तबके। लेकिन इसमें झगड़ा कराने का, इसमें विवाद पैदा करने का काम बीजेपी कर सकती है कि ये जो अत्यंत पिछड़ी जातियां ना, उनकी भावना उभार सकती है बीजेपी कि अब सत्ता आपके हाथ में आना चाहिए, वोट आपका ज्यादा है और आपका हक ये लोग मार रहे हैं, ये जो दो नेता हैं अभी ये आपका हक मार रहे हैं। तो ये तमाम 4-5 चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। बीजेपी जी बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं हम। तो इसका मतलब यह है कि जो तत्काल आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार में आरक्षण बढ़ाने का बिल पास कराने के बाद दिल्ली कूच कर सकते हैं। सिर्फ बिहार की नौकरियों में नहीं, केंद्र की नौकरियों में भी आरक्षण बढ़ाओ, क्योंकि आबादी अधिक है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यह लड़ाई बिहार की नहीं हो गई है, देश की हो गई है। यही तो है ना। चूंकि चुनाव अभी देश का है, चुनाव बिहार का तो बाद में होगा, अभी तो देश का चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है। तो बीजेपी के लोग इस भरोसे में है, बीजेपी की जो सबसे बड़ी राहत की बात है इस पूरे मामले में वो ये है कि अभी देश का चुनाव होना है। अगर बिहार का चुनाव होना होता और ये नैरेटिव बना होता तब तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती। चुनाव देश का है, प्रधानमंत्री चुनने का है और प्रधानमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। तो वो इसलिए बीजेपी को थोड़ी राहत है, लेकिन एजेंडा यही सेट होगा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अत्यंत पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार के संस्थानों के दाखिले में अत्यंत पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ाया जाए, भारत सरकार भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, भारत सरकार न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था करे। अब कुल मिलाकर के ये जो मंडल की राजनीति का नया दौर है, वो लड़ाई वहां पटना से लेकर के दिल्ली तक लड़ी जाएगी और उसी को लेकर के बीजेपी की थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अभी राहत की बात उनके लिए इसलिए है क्योंकि अत्यंत पिछड़ा प्रधानमंत्री है और इधर से इस गठबंधन की तरफ से कोई अत्यंत पिछड़ा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। ये एक बीजेपी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी हम बिहार में तो सबसे पहले यही चलेगा, कितना घंटा, कितना सेकंड, कितना मिनट, राज्यपाल मंजूरी कब दे रहे हैं। तो राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर ले, बीजेपी साथ दिख रही है। लेकिन हमने झारखंड में देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने राय दे दी कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा, भारत सरकार की राय कुछ और हो जाएगी, या चुनावी मजबूरी नीतीश कुमार लालू यादव जो चाहते हैं वही किया जाएगा। तो यह देखने वाली बात होगी। हम बने रहेंगे बिहार के मुद्दों पर। आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।